आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे कैपेसिटर में, ठीक है। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि यहां से क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़े ज्यादा आते हैं, ठीक है। कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। ओके, तो सुनिएगा क्या है। ऐसा है कि ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा। इस प्लेट पर एक बार के लिए मैं चार्ज मान लेता हूं प्लस क्यू है, इस प्लेट पर चार्ज एक बार के लिए माइनस क्यू है। प्लेट का एरिया ए मान लेते हैं, दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन डी मान लेते हैं, ठीक है। अभी यदि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एयर है तो मैं एक बार के लिए आपको रिजल्ट याद दिला देता हूं। अभी कैपेसिटेंस आप क्या लिखेंगे, अभी आप कैपेसिटेंस लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। यहां हायर साइड से लोअर साइड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यदि दोनों प्लेट के बीच में एयर है तब, ठीक। सिग्मा क्या है, सिग्मा है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू ई इंटू डी, यानी कि Q इंटू डी बाई ए टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, अब ऐसा कर रहे हैं कि ये वही कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट है इसके बीच के कंप्लीट स्पेस को, इसके बीच के कंप्लीट स्पेस को सॉरी इसके बीच के कंप्लीट स्पेस को हम लोग एक मीडियम से रिप्लेस कर रहे हैं। ये एयर नहीं, कोई दूसरा मीडियम है। इस मीडियम के लिए, ये जो दूसरा मीडियम कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में डाला है, इस मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो इसी रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, ठीक है। ओके, ये वही कैपेसिटर है, यानी प्लेट एरिया वही है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन वही है। इस प्लेट पर चार्ज आपका वही प्लस क्यू था, इस प्लेट पर चार्ज आपका माइनस क्यू था। तो अब जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक इस दोनों प्लेट के बीच में, यानी कि एक मीडियम आप इंसर्ट करते हैं, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से आप यहां पर समझ लीजिए कि ये जो डाइलेक्ट्रिक का एंड होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक का दूसरा एंड है, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल इस तरीके से ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ऐसे पोलराइज हो जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये डाइलेक्ट्रिक का कोई एक मॉलिक्यूल था ऐसा, तो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल का पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव मॉलिक्यूल पर ऐसा फोर्स लगाता है, नेगेटिव पर ऐसा लगाता है। तो ये सारे डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। ये हम लोगों ने कंडक्टर चैप्टर में पढ़ लिया, ठीक है ना। जैसे यहां पर मैं बोलूं कि इस जो गिवन प्लेट था कैपेसिटर का प्लेट, कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, यहां पर माइनस सिग्मा है। तो इस चार्ज का हम लोगों ने एक नाम निकाला था, इसे कहते हैं बाउंड चार्ज। क्या कहते हैं, बाउंड चार्ज। तो ये बाउंड चार्ज डेंसिटी में माइनस सिग्मा बी लिख देता हूं, और यहां पर बाउंड चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा बी लिख देता हूं, ठीक है। डेंसिटी लिख रहा हूं, बाउंड चार्ज समझ रहे हैं ना। जो डाइलेक्ट्रिक के एंड पोजीशन पर यहां पर ऐसा प्लस 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 है, और यहां पर ऐसा माइनस 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 माइनस। मतलब कि एक्चुअली हुआ ये कि जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल पोलराइज हुए हैं, तो उसका प्लस यहां है माइनस यहां है, उसका प्लस यहां है माइनस यहां है, प्लस यहां है माइनस यहां है, प्लस यहां है माइनस यहां है, प्लस यहां है माइनस यहां है। तो ये वाले जो माइनस है ना, जो एक एंड पे खड़े हैं, वही बाउंड चार्ज है, ठीक। अरे ये वाली बात समझ। अब बताइएगा कि इस रीजन में अब एक नहीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तो आपका ये जो कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज था उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाउंड चार्ज पार्टिकल की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो कितनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपेसिटर के प्लेट पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस टाइम्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जो बाउंड चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है भाई, ये वाली बात सही है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज सेम एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। एप्सिलॉन आर लिखूं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिखूं, एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां से यदि याद हो तो हम लोगों ने कभी ना कभी ये बाउंड चार्ज का एक्सप्रेशन भी निकाला था कि ये बाउंड चार्ज क्या होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यदि आप बाहर ले लें 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आप ये बाउंड चार्ज, जो बाउंड चार्ज डेंसिटी, सॉरी बाउंड चार्ज नहीं, बाउंड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, या दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के लिख सकते हैं। एप्सिलॉन आर लिखूं या के लिखूं एक ही चीज है, ठीक है। तो ये बाउंड चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया है। मेन तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका 1 बाई एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गया है, या 1 बाई के टाइम्स हो गया है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इरेज कर दूं, ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कैपिटल के नहीं है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल के है, स्मॉल के, कैपिटल के नहीं है, ये स्मॉल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दिस के को उससे कंफ्यूज मत कर जाइएगा जो इलेक्ट्रोस्टैट में कैपिटल के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, ये वो के नहीं है, समझ रहे हैं। ये दिस इज नॉट दैट के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो मैं एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी बोलूं या स्मॉल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलूं, वो एक ही चीज है। कैपिटल के तो कुछ और था, वो तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज अलग फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, आई बात समझ। तो मैं ये कह रहा था, जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई, चलिए आगे से मैं स्मॉल के ही यूज करा करूंगा, अब हर जगह एप्सिलॉन आर नहीं लिखूंगा, स्मॉल के ही लिखूंगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई बाई के है, ठीक है, यानी 1 बाई के टाइम्स है जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था। ओके, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, सारी कहानी जो है वो यहीं से शुरू होती है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई के टाइम्स हुआ है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि 1 बाई के टाइम्स हुआ है तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई बाई के इंटू डी हो गया है। तो अब यदि इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस मैं आपसे निकालने बोलूं कि इसका कैपेसिटेंस बताओ, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, लेट्स से इसका कैपेसिटेंस सी डैश लिख देता हूं। तो कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, कैपेसिटेंस लिखते हैं क्यू बाई पोटेंशियल डिफरेंस वी से। क्यू कहने का मतलब है चार्ज विच इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया, और ई बाई के, ई था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये डी, सिग्मा से सिग्मा चला गया, तो नया कैपेसिटेंस इज ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। यानी एंड रिजल्ट इज कि यदि आपने डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल कर दिया है, कैसा फिल किया है, कंप्लीटली, यदि डाइलेक्ट्रिक ने कैपेसिटर के अंदर का कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है तो कैपेसिटेंस ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया है, यानी कैपेसिटेंस जो नया सी डैश है वो के टाइम्स ऑफ सी हो गया है, यानी कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो गया है, के टाइम्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो चलिए आइए इस पर हम लोग बनाते हैं कुछ सवाल। चलिए, तो अगला हमारे पास ये सवाल है, ठीक है। ऐसा है कि ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है,
इसमें प्लेट एरिया ए है, दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन डी है। इसमें ये आधे d/2 थिकनेस में हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसका कांस्टेंट है K1, और उसके आगे वाले रीजन में एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसका कांस्टेंट है K2। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मैंने E1 और E2 पूछ रखा है, तो E1 नहीं लिख लेंगे। E1 अभी अभी तो बताया कि E1 क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है बस, ठीक है। यानी E1 क्या होगा, तो E1 इज इक्वल टू E/K1। E क्या होता है, E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ K1। K1 नीचे लिखना है, ठीक है। E2 क्या है, तो E2 इज इक्वल टू E अपॉन K2, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K2, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E डॉट डी होता है। तो इस E डॉट डी को अभी के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, अभी के लिए लिख लेंगे E1 इंटू D/2 प्लस E2 इंटू D/2। क्यों भाई, क्योंकि अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी सीधा E डॉट डी नहीं लिख सकते हैं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड D/2 डिस्टेंस तक है, उसके आगे का जो D/2 डिस्टेंस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखेंगे E1 इंटू D/2 यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू D/2 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू D/2। सिंपल, ठीक है। चलिए तीसरे पार्ट पे आइए और बताइए क्या, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, Q को लिख लेते हैं डेंसिटी इंटू एरिया, पोटेंशियल डिफरेंस है सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट K1/2 प्लस सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट K2/2। सिग्मा 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 तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्या लिखा हुआ है बताइएगा, कि ये तो C है, 1/C की वैल्यू बताइए। यदि आप इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, यहां बीच में प्लस है, ठीक है, ये क्या है, बीच में प्लस है, तो 1/C क्या होगा, तो ये D अपॉन ये A K1 एप्सिलॉन नॉट बाई 2, ठीक है, प्लस D अपॉन A K2 एप्सिलॉन नॉट बाई 2, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ रही है, बस रेसिप्रोकेट किया है। तो मैं इसी बात को यदि एक बार के लिए ऐसा सोच लूं, कैसा, जो एंड रिजल्ट है वो मैं बता रहा हूं कि इतने से सेगमेंट का हम लोग कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1। मतलब ये जो D/2 वाला रीजन है ना, उसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, और ये जो आगे वाला सेगमेंट है इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2, ठीक। तो इसी चीज को इक्विवेलेंटली मैं ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकता था, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड माने जा सकते हैं, सीरीज में। वही रिजल्ट हमारे पास यहां पे आ रहा है, यानी कि ये क्या है, तो दिस इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो एक बार के लिए तो ऐसा लिख दिया है, अब आगे से तो आप डायरेक्टली अपना काम इस तरीके से सीधा सीधा लिख के चला सकते हैं कि यदि ये डाइलेक्ट्रिक जो है डिस्टेंस में फिल किया जा रहा है, मतलब ऐसा है कि जैसे ए बी के अबाउट कोई एक बैटरी कनेक्टेड है, तो इधर से ऐसे चार्ज आया Q, तो जो चार्ज Q आ रहा है वही चार्ज इस K1 डाइलेक्ट्रिक वाले से होकर गुजरेगा, मतलब स्टोर किया जाएगा, और वही चार्ज इस K2 डाइलेक्ट्रिक वाले में भी स्टोर किया जाएगा। मतलब दोनों रीजन्स के थ्रू जो चार्ज है वो सेम है, चार्ज सेम है, मतलब क्या है, दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। C1 क्या लिखेंगे, तो आप सीधा लिख सकते हैं सीधा कि C1 इज इक्वल टू प्लेट एरिया कितना यूज हुआ है A, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है K1 एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, ठीक है। C2 कितना है, तो C2 प्लेट एरिया हुआ है यूज A K2 एप्सिलॉन नॉट 2/D, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट क्या है, C इक्विवेलेंट है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यानी जो कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए, तो A एप्सिलॉन नॉट 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D आ गया बाहर, दिस इज K1 K2 बाई K1 प्लस K2, दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
ठीक है, ये क्या है, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट आपसे ऐसा पूछ लूं, इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस बताइए, इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस बताइए। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल हमारे पास ये है कि ये अरेंजमेंट है जिसमें प्लेट का एरिया तो वही ए है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, प्लेट पर चार्जेस कैपिटल क्यू और माइनस क्यू है, एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस टी है, टी, ये टी डी से छोटा है। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए देखिए, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये एयर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार के लिए ई लिख देता हूं। ठीक, यहां यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ये एयर में यहां पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा, लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नहीं होगा, बल्कि यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से थोड़ा कम होगा। कितना होगा, तो ई बाई के होगा, K1 नहीं है, इट इज जस्ट ई बाई के। ठीक, ओके। तो अब फिर से सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस चाहिए, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिखेंगे E1 इंटू डी वन प्लस E2 इंटू डी टू से, जैसा पिछले एग्जाम्पल में लिखा था। बस अब की बारी E1 में बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का है। E1 क्या है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो रीजन जहां पर की एयर है वो D माइनस टी के बराबर का है। ठीक है, टोटल सेपरेशन D है, T यूनिट में डाइलेक्ट्रिक है, तो एयर कहां तक रह गया, D माइनस टी तक। E2 डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा, और D2 की बजाय T लिख दूंगा। बस हो गया काम मेरा। अब क्या चाहिए, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q विच इज डेंसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा इंटू टी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। सिग्मा 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 कैंसिल आउट हो गया, तो कैपेसिटेंस इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये लीजिए, ये मतलब मैं तो कहूंगा थोड़ा तो स्टैंडर्ड ही है रिजल्ट, आप याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो इस रिजल्ट, अच्छा इसी चीज को आप एक दूसरे स्टाइल से वैसे भी सोच सकते थे, जो अभी जस्ट पिछला एग्जाम्पल किया। यदि आप इतना मेहनत करने के मूड में ना हो तो आप सीधा ऐसे सोच लेते कि ये फिर से जो एयर वाला रीजन है उसको एक अलग कैपेसिटेंस नाम दे देता हूं, वो है C1, और जो डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है उसको एक अलग कैपेसिटेंस नाम दे देता हूं C2। ठीक, तो आप सीधा एक बार में रिजल्ट लिखना चाहें तो C इक्विवेलेंट इज C1 C2 बाय C1 प्लस C2, ऐसे भी सोच सकते थे। बस C1 क्या होता, तो C1 होता A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी, और C2 क्या होता, C2 होता A के एप्सिलॉन नॉट बाई टी। ठीक है, तो बस इन दो को इधर पटकिए, यही रिजल्ट आपका फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट, यदि आपके पास कल को एक ऐसा सवाल आ जाए कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D है, और इसमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले अलग अलग थिकनेस वाले मटेरियल है। जैसे मैं बोलूं कि एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस T1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। इसके बाद एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक ऐसा है जिसका थिकनेस T2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इसके बाद एक तीसरा डाइलेक्ट्रिक ऐसा है, थिकनेस T3 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बताइए। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो यहां से भी आपका काम चल जाएगा। कैसे, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, डिवाइडेड बाय D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सो ऑन प्लस T1 बाई K1। इधर थोड़ा मैं फिर से लिखता हूं कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ये A एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, डिवाइडेड बाय D माइनस T की बजाय T1 प्लस T2 प्लस T3,
टी बाई के की बजाय T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 एंड सो ऑन। तो आपके पास इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस आ जाएगा। आई बात समझ? तो जैसे सोचना हो वैसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से बात करते हैं, ये हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट सुनिएगा। अभी तक जो कैपेसिटर मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा था, मैंने उसे 180 डिग्री रोटेट करके ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। कैपेसिटर के प्लेट का एरिया ए, इन दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन डी, ठीक है। अब ऐसा है कि इस हाफ में तो हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसका कांस्टेंट K1 है, और दूसरे हाफ में हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसका कांस्टेंट K2। ये वाला प्लेट का एरिया A/2 है, ठीक है। इस प्लेट पर चार्ज प्लस Q है, इस प्लेट पर चार्ज माइनस Q, या इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, ठीक है। ठीक, तो मैं सीधा जो मेन मुद्दे वाली बात है उसी पे आता हूं कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। इस कैपेसिटेंस का इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस बताइए। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है। तो अब सुनिएगा, सुनिएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा है, देखिए कि ये जो ऊपर वाला मेटल का प्लेट है, ऊपर वाला, इसका पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं कि V वोल्ट है। तो इधर का पोटेंशियल V है, तो इधर का भी पोटेंशियल तो V ही होगा। भाई पूरा एक मेटालिक प्लेट है, मेटल का प्लेट है, तो उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। नीचे वाले का पोटेंशियल जीरो, जीरो, ठीक है। तो बताइए कि दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा, ठीक है। हाँ, दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? सोच के बताइएगा कि यदि मैं एक बार के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिख देता हूं और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार के लिए E2 लिख देता हूं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डी। तो D तो दोनों साइड सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों साइड सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेम हो गया? डाइलेक्ट्रिक तो अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए सेम हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एक्चुअली E1 इज सेम एज E2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेट पर चार्ज डेंसिटीज हैं ये दोनों साइड अलग अलग होंगे। दोनों प्लेट पर जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब दोनों साइड पे जो चार्ज डेंसिटी है, यहां पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 हो जाएगा, यहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 हो जाएगा। हेंस यहां पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा 1 और यहां पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब ये E1 क्या लिखेंगे? तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सेम एज सिग्मा 2 बाई K2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो चार्ज डेंसिटी है ये क्या है? तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज सेम एज K1 बाई K2 होगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब दोनों रीजन में चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इतने सेगमेंट का यदि कैपेसिटेंस हम लोग एक बार C1 मान लें, इस सेगमेंट का कैपेसिटेंस यदि एक बार के लिए C2 मान लें, तो ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड हैं? तो आंसर इज कि ये दोनों कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। कितना है C1 और C2? तो C1 के लिए आप बोलेंगे C1 इज इक्वल टू, जो प्लेट एरिया C1 में यूज हुआ है वो A नहीं है, A/2 है। जो प्लेट एरिया यूज हुआ है वो A/2 है, K1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, ठीक है।
जो प्लेट एरिया C2 में यूज हुआ है वो भी A/2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो C इक्विवेलेंट क्या है? C इक्विवेलेंट है C1 प्लस C2। ठीक है ना, सीधा डायरेक्टली लिख दिया। C इक्विवेलेंट कितना है? C1 प्लस C2 है। तो यहां से यू कैन टेक A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाहर, K1 प्लस K2। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत वाली बात है तो देख के आइडेंटिफाई तो कर लेंगे ना कि कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में है या पैरेलल में। चलिए एक आखिरी सवाल पूछता हूं। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो सीधा हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, देखिए कि ये वाला जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है और इसका कैपेसिटेंस C4। ठीक है, ओके। तो अब बात ये है कि ये चारों कैपेसिटर लगाएं कैसे, ये चारों कैपेसिटर कैसे लगाएं। इन चारों कैपेसिटर को लगाने के लिए दो तरीका हो सकता है। ऐसा, ये क्या है? तो ये था हमारे पास C1, C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4। बताइए ये अरेंजमेंट कैसे कनेक्टेड है? ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? ऊपर वाला क्यों गलत है? ऊपर वाला इसलिए गलत है क्योंकि 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 ये अरेंजमेंट हमें ये बता रहा है कि ये पूरे लाइन पर वोल्टेज सेम है, इस पूरे लाइन पर पोटेंशियल सेम है, तो यही बता रहा है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जैसे एक बार के लिए E1 लिख लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लिख लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E3 लिख लीजिए और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E4 लिख लीजिए। तो इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल V है, इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल 0 है। तो इस पूरे रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि E1 इंटू D/2 प्लस E2 इंटू D/2, दिस इज सेम एज E3 इंटू D/2 प्लस E4 इंटू D/2। आ रही बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो इसीलिए ये वाला अरेंजमेंट सेम है कि इन दोनों प्लेट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। और ये दोनों नीचे वाले कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। ठीक है, तो C1, C2, C3, C4 क्या लिखेंगे बताइए एक बार के लिए। तो C1 हो गया हमारे पास प्लेट एरिया A/2। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? K1 एप्सिलॉन नॉट बाई ये D/2, 2 से 2 तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो ये है A K1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सिमिलरली C2 क्या है? C2 है सॉरी A1 नहीं, K2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। C3 क्या है? K3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और C4 क्या है? तो C4 है K4 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो ये लोग दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया C1 C2 बाई C1 प्लस C2। और इसके नीचे ये दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड हैं विच इज C3 C4 बाई C3 प्लस C4। तो पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 बाई C3 प्लस C4 है। ठीक है, यानी क्या लिख लेंगे इसको? तो इसको हम लोग लिख लेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू K1 K2 बाई K1 प्लस K2 प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू K3 K4 बाई K3 प्लस K4। आप फर्दर सॉल्व करना चाहें और कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब A एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो K1 K2 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 बाई K3 प्लस K4 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी।
नहीं आया समझ? आ गया ना? ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद लिखिएगा वेरिएशन इन पैरामीटर्स आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट किए जाने की वजह से कुछ पैरामीटर्स हैं जो पैरामीटर्स बदलते हैं। ठीक है, जो पैरामीटर्स बदलते हैं, तो एक बार के लिए उन पैरामीटर्स में कैसे कैसे चेंज आता है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सुनिएगा, ऐसा है कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। ठीक है, इस कैपेसिटर को हम लोगों ने क्या किया, तो इस कैपेसिटर को एक बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किया। इस बैटरी का ईएमएफ है V वोल्ट का, बैटरी का ईएमएफ कितना है, V वोल्ट का। फिर इस की को क्लोज किया, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज V वोल्ट का आ गया। कैपेसिटर के इस प्लेट पर चार्ज प्लस Q और इस प्लेट पर चार्ज माइनस Q आ गया। ठीक है, ऐसा ही एक दूसरा कैपेसिटर हम लोग और लेते हैं, इसका भी कैपेसिटेंस C, इसके पास भी वही V वोल्ट की बैटरी, तो इसके पास भी चार्ज प्लस Q और माइनस Q। फिर ये वाला कैपेसिटर जब चार्ज हो गया ना, तो उसके बाद हम लोगों ने ये बैटरी खोलकर हटा दिया, यहां से ये बैटरी खोलकर यहां से हटा दिया। ठीक है, यानी एक तो वो कैपेसिटर जिसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट करके छोड़ दिया, दूसरा वो कैपेसिटर जो चार्ज वार्ज करने के बाद, मतलब इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है, और जब कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो गया फिर बैटरी हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का जो कंप्लीट स्पेस है वो किसी डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट K है उससे हम लोगों ने फिल कर दिया। तो ये जो वेरिएशन इन पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये कब की कहानी है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए जाने के बाद, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए जाने के बाद, आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बताइए कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो नया कैपेसिटेंस मैं एक बार के लिए C डैश लिख देता हूं, तो आप बोलेंगे तो हम लोगों ने डिराइव किया, कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और ये डेरिवेशन में हम लोगों ने इस बात से कोई मतलब रखा ही नहीं, कैपेसिटेंस तो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, उसका ये इस बात से थोड़ी का मतलब होगा कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है। बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, इन दोनों ही सिचुएशंस में जो नया कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज होगा। इंक्रीज के लिए ऐसे मैं एरो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, एरो ऊपर की तरफ। ठीक, चलिए दूसरी बात, हम लोग कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बात करते हैं। बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश क्या होगा। तो यहां तो हमें पता है कि जैसे डाइलेक्ट्रिक आया, डाइलेक्ट्रिक ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट दिशा में था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E/K। क्या वही बात आप यहां पे भी बोल सकते हैं, क्या वही बात हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के घटने की वजह से पोटेंशियल घटा, पोटेंशियल के घटने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ा, मतलब चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी। इसी मौके का फायदा उठा लिया बैटरी ने। बैटरी ने पूछा तुम्हारा कैपेसिटेंस बढ़ गया क्या, तो कैपेसिटर बोल रहा है हाँ बढ़ गया, तो बैटरी बोला ये लो थोड़ा और चार्ज रख लो। फिर कैपेसिटेंस बढ़ गया तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी इसे और चार्ज सप्लाई कर देगा, तो जो घटी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो दोबारा से बढ़कर उतनी ही हो जाएगी जितनी की पहले थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। आई बात समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के प्लेट के क्रॉस, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डी, ये जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश इज इक्वल टू E डैश इंटू डी लिख देते हैं। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस नया पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम एज पुराना पोटेंशियल डिफरेंस।
लेकिन इस दूसरे कैपेसिटर में तो कोई, इस दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस तो बैटरी है ही नहीं, दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस तो बैटरी है ही नहीं। तो यहां पे जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये नया पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? नया पोटेंशियल डिफरेंस V डैश इज इक्वल टू V बाई K के बराबर होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी घट गया होगा। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V डैश। C डैश क्या हुआ है? तो C डैश K टाइम्स ऑफ C, V डैश क्या हुआ है? V ही है। तो जो नया चार्ज है वो तो K टाइम्स ऑफ Q है, यानी कि चार्ज क्या हो गया है? तो चार्ज तो बढ़ गया है। चार्ज का क्या हुआ? बढ़ गया। भाई वही तो बात हम लोग कह रहे थे कि बैटरी ने और ज्यादा चार्ज दे दिया क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया था। इसी सप्लाइड चार्ज ने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपनसेट कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही हो गई जितनी डाइलेक्ट्रिक के पहले थी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हो गया जितना डाइलेक्ट्रिक के पहले था। ठीक है, हाँ भाई, यहां पे चार्ज का क्या होगा? तो यहां पे चार्ज जो है वो Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V डैश। तो ये K टाइम्स ऑफ C और V है V बाई K, K निपट गया, दिस इज इक्वल टू CV। यानी कि यहां पर तो चार्ज पहले जितना रहेगा। भाई चार्ज कहां से बदल जाएगा? बैटरी तो है ही नहीं। चार्ज कौन देता है? बैटरी देता है। बैटरी तो है ही नहीं, तो आप तो ऐसे ही बोल सकते थे कि चार्ज विल रिमेन सेम, रिमेन सेम। ठीक है, लास्ट हम लोग एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करें या एनर्जी के बारे में बात करें, एक ही चीज है। मतलब जैसा सा चेंज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में आएगा वैसा ही चेंज एनर्जी में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम हम लोगों ने नहीं छेड़ा है। ठीक है, तो मैं सीधा एनर्जी के बारे में ही बात कर लेता हूं। एनर्जी एनर्जी जो नई एनर्जी है U डैश, दिस इज इक्वल टू हाफ C डैश इंटू V डैश स्क्वायर। तो V डैश सेम है, C डैश K टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो जो नई एनर्जी है वो K टाइम्स ऑफ प्रीवियस एनर्जी है। जो नई एनर्जी है वो K टाइम्स ऑफ प्रीवियस एनर्जी। ठीक है, यहां पर बात करें नई एनर्जी U डैश के बारे में, तो U डैश इज इक्वल टू हाफ C डैश इज K टाइम्स ऑफ C, V डैश इज V बाई K का होल स्क्वायर। तो दिस इज हाफ CV स्क्वायर बाई K, यानी कि U डैश इज U बाई K। तो एनर्जी हो चुका है कम। एनर्जी क्या हो गया है? कम हो गया है, घट गया। एनर्जी क्या हो गया? घट गया। समझ गए? एनर्जी U बाई K टाइम्स हो गई। तो समरी ये है कि वो कैपेसिटर जिसके क्रॉस बैटरी कनेक्टेड रहता है या वो कैपेसिटर जिसके क्रॉस बैटरी कनेक्टेड नहीं रहता है, कैपेसिटेंस दोनों जगह बढ़ता है। कैपेसिटेंस दोनों जगह बढ़ता है। वो कैपेसिटर जिसके क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है ना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होता है। या आप ऐसे लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि भाई बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है जिन दो पॉइंट के क्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट किया, उन दो पॉइंट के क्रॉस बैटरी एक कांस्टेंट वोल्टेज बना के रखेगा। बैटरी का यही तो काम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डी तो आपने चेंज किया नहीं। लेकिन वो कैपेसिटर जहां बैटरी नहीं है, डाइलेक्ट्रिक आया, तो डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। ठीक है, चार्ज जो कि बैटरी था, कैपेसिटेंस बढ़ा तो बढ़ गया, चार्ज यहां बैटरी नहीं था तो चार्ज सेम रह गया, एनर्जी इसमें बढ़ गया, उसमें एनर्जी घट गया। तो इसमें भी एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसमें एनर्जी डेंसिटी कम हो जाएगी। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा सवाल इसके ऊपर बना लेते हैं। ये ऐसा अरेंजमेंट है कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C और C है, ये किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। बताया ये जा रहा है कि इनिशियली की वॉज क्लोज्ड, शुरुआत में ये जो की है वो बंद था। फिर आपने क्या किया? तो की को ओपन कर दिया और इस कैपेसिटर के जो कंप्लीट, इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का जो कंप्लीट स्पेस है वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट K है वो फिल कर दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टू द टोटल फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रो K के टर्म्स में जवाब आएगा। पूछा यह गया है कि पूरे सिस्टम की इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टू द पूरे सिस्टम की फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बता दीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इनिशियल एनर्जी से मतलब
इनिशियल एनर्जी से मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक वाइलेक्ट्रिक नहीं था और ये की क्लोज था। तो दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड थे? पैरेलल में। लिखा गया तो है की इज ओपनड एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड। तो पहले क्यों रहेगा डाइलेक्ट्रिक, है ना? डाइलेक्ट्रिक तो बाद में आया, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, की क्लोज था, दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड थे? पैरेलल में। किसके क्रॉस? V वोल्ट की बैटरी के क्रॉस। तो इनिशियल एनर्जी क्या है? इनिशियल एनर्जी है 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। सी इक्विवेलेंट कितना है? सी इक्विवेलेंट है 2C, तो 1/2 इंटू 2C इंटू वी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये CV स्क्वायर। अच्छा, इसीलिए गलत कर रहे थे क्या आप? ये सोच रहे थे कि इनिशियली, नहीं नहीं नहीं, लैंग्वेज पढ़ लीजिए। एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K इज फिल्ड इन बोथ कैपेसिटर। मतलब की इज ओपन, की ओपन किया, फिर डाइलेक्ट्रिक डाला, ठीक है। चलिए आइए फाइनल एनर्जी लिखते हैं। तो फाइनल एनर्जी क्या होगा? फाइनल एनर्जी क्या होगा? तो ये वो कैपेसिटर है जिसका कनेक्शन बैटरी के एक साथ बना हुआ है। ये वो कैपेसिटर है जो बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है। वो कैपेसिटर जो बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड रहता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। कितना टाइम्स हो जाता है? तो उसकी एनर्जी हो जाती है K टाइम्स हाफ CV स्क्वायर। ये वो कैपेसिटर है जो की ओपन किए जाने की वजह से अब बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड नहीं रहेगा। इसका कनेक्शन बैटरी से खत्म, तो इसके क्रॉस एनर्जी घट जाएगी। इसके क्रॉस घटकर एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ CV स्क्वायर बाई K। तो ये लीजिए भाई, हाफ CV स्क्वायर यहां से आपने निकाला बाहर, तो दिस इज K स्क्वायर प्लस 1/K। मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है इनिशियल एनर्जी टू द फाइनल एनर्जी, यानी कि CV स्क्वायर बाय CV स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 1/2K। CV स्क्वायर निपट गया, तो दिस इज 2K बाई K स्क्वायर प्लस 1।